जो भी है आना चाहता है वो पहले यहाँ पे विजिट करे लास्ट में। दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर देम कि भाई जहाँ पे आपको नेशनलिटी भी मिल सकती है। अदनान भाई, उसके बारे में आपकी कितनी सर्च है? अमेज़न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? देखिए अमेज़न बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी, हाँ जी, हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, एनवायरनमेंट, फूड। आपको यहाँ की ज़बान नहीं आती, हम गूंगे बहरे हो गए हैं यहाँ पे आके, हमें ज़बान नहीं आती क्योंकि ज़बान का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट भी था, उस वक्त से लेके अभी तक इन्होंने इंग्लिश में कोई प्रोग्रेस नहीं की। अगर आप वहां से सीख लें, आपको जरा लैंग्वेज की फील हो जाए, आपको कुछ आइडिया हो जाए, बाकी आप यहाँ पे आके सीख लें। वो सिर्फ वो कार से कहा लड़ रहा है, उसके पाकिस्तान में सिर्फ वही मैंने बंदा देखा है जो पाकिस्तान में बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी लाओ करें, लेकिन वो कर ही नहीं। गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ सोई हुई है। यहाँ पे ये भी फायदा है, यहाँ पे आप बाइनांस क्रिप्टो करेंसी वो भी कर सकते हैं। इनान भाई साइलेंट मेंबर भी हैं, जो ग्रुप मैंने बनाया व्हाट्सएप का, वहाँ बोलते नहीं, इनको नॉलेज काफी है, तो इंशाल्लाह लोग इनको इंसिस्ट करेंगे तो शायद ये बोलने लग जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है। मैं आज जो हूँ अदनान भाई के साथ, ये अदनान भाई फ्रेंड है, ये कतर से आए हैं, यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इनको भी 6 महीने हो गए हैं। तो इनसे आज इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपका कि इनको क्या यहाँ के फील होता है। ये कतर से आए हैं तो ये हमें क्या आज इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, क्या हाल है आपका? अदनान भाई अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे, तो फिर मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा तो उसके ये जवाब देंगे। अदनान भाई आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एवरीवन। एक्चुअली मैं ओरिजिनली लाहौर से, पाकिस्तान से हूँ और ऑलवेज ज़िंदगी सारी मेरी जो है ना मिडल ईस्ट में गुजरी है। मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे मिडल ईस्ट में थे और मैं भी एज अ प्रोफेशनल लाइफ भी मैंने सारी मिडल ईस्ट में ही गुजारी है। मेरी सारी जॉब सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, यहाँ सब जगह मैं एज अ प्रोफेशनल आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो बेसिकली मिडल ईस्ट में जो इश्यूज आपको पता है कि वो वहाँ पे जो इशू होता है कि वहाँ पे आप जितनी मर्जी देर रह लें, नेशनलिटी लेना या वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी लेना वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, बल्कि वो बड़े फ्यू सेलेक्ट लोग हैं जो कैटेगरी है, बड़ी हाईली स्किल्ड लोग, यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हो, वो बहुत सिलेक्ट क्राइटेरिया जिसके लिए वो वहाँ पे वो नेशनलिटी देते हैं। तो मेरे लिए भी इशू था कि जब भी मैं जॉब चेंज करता था, वहाँ पे हर चीज़ आपकी जॉब से लिंक्ड होती है। आपने जॉब चेंज की, आपने सारा कुछ आपका ख़त्म हो गया, घर ख़त्म हो गया, बैंक अकाउंट ख़त्म हो गया, सब ये आप मेरी ज़िंदगी खाना बदोशों की तरह चलती थी। जब सऊदीया जाता था वहाँ पे दोबारा से पूरी नया सेटअप, फिर वहाँ से जॉब खत्म हुई, कतर गए, वहाँ पे भी पूरा नया सेटअप, फिर यूएई, इसी तरह प्रॉब्लम्स रहती थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि तुर्की से, क्योंकि मैं ग्रेजुएट भी यहीं से होके गया था, तो मैंने सोचा कि मैं तुर्की में फिर आके जो है ना यहाँ पे ट्राई करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ से ग्रेजुएट होके गया था, लेकिन मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 1 साल की रेजिडेंट परमिट देते हैं, मुझे भी पता नहीं था। ये मुझे किसी ने बताया तो मुझे पता चला, वो यहाँ से विजिट करके गया, उसने बताया कि यहाँ पे तो 1 साल का रेजिडेंट परमिट मिल रहा है। तो मैं खुद हैरान हो गया, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता रहा कि किसी मुसलमान मुल्क में आपको 1 साल के लिए रेजिडेंट परमिट कोई देता होगा, कोई ऐसा ऑप्शन होगा। हर बंदा यही सोचता है कि भी वो यूरोप चला जाए, अमेरिका चला जाए, वहाँ चला जाए। मुझे नहीं पता था कि ये यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। तो जब मैं यहाँ, फिर मैंने कहा कि चलो इसको ट्राई करना चाहिए। बेसिकली इन्होंने जो मेन जो रीज़न है ना, इन्होंने जो ये सहूलत दी हुई है, उसकी मेन रीज़न ये है कि ये लोग चाहते हैं कि लोग आएँ और जो यहाँ पे सेटल होना चाहता है तो वो उस हिसाब से इस जगह को पहले देखे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसको विजिट आएगा 1 महीना काफ़ी नहीं होता कि आप उस जगह को समझ सकें। तो डेफिनेटली ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी सहूलत दी हुई है कि आप आएँ, आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 1 महीना रहें, 2 महीना रहें, 1 साल तक आपके पास टाइम है। आप इसको स्टडी करें, देखें, अगर आपको सही लगता है तो यू आर वेलकम टू सेटल हियर, यानी कि आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। लेकिन बस वही है, फिर उसके बाद फिर अब हमारे को पता है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, हमारा कोई बिजनेस भी सेट है, हम सब अभी इस वक्त सारे अंडर स्टडी हैं कि हमारा कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। लेकिन ये है कि एज ए कंट्री आई थिंक अगर आपके पास पैसा है, जैसे हामिद ने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बताया, आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो कि इसने बताया कि मिलियन तुर्किश लिरा तक है, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है, यानी कि आप यहाँ पे सेट भी हो सकते हैं। और पैसे की अगर आपके पास कोई रुकावट नहीं है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कंट्री फॉर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स। आई फर्स्ट मुस्लिम बिकॉज ये मुस्लिम कंट्री है और यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, कुजीन, कोई चीज़ यानी कि लैंडस्केप, एनीथिंग यू नेम इट, इट्स अवेलेबल है और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट।
मेडिकल जो है आपकी जो सहूलियात है वो वर्ल्ड क्लास है। ये बिलियंस कमाते हैं डॉलर्स में मेडिकल टूरिज्म से। तो हर चीज़ यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़, यानी कि कोई बिल्कुल इट्स नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आपको कभी भी फील नहीं होगा कि इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। डेफिनेटली जो सिस्टम्स वगैरह हैं वो उनके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन एज अ कंट्री इट इज इवन एज ऑन पार विद द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। और अच्छा, अच्छी बात है अदनान भाई खुल के बोले, अच्छी बात है। अच्छा, आज मेरा इनके साथ इसलिए प्लान मैंने इनको बनाया क्योंकि असल में मैं तो सीधी बात है, मुझे आदत है सच्चाई मैं कुछ ज्यादा ही बताता हूँ। तो अदनान भाई मुझे मना भी करते हैं, लेकिन मेरा असल में आज मैंने कहा चले आज अच्छाई की तरफ आते हैं। आज टर्की की अच्छाइयाँ बयान करते हैं जो अदनान भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने ग्रेजुएट भी किया यहाँ से, तो इसलिए प्लान बना चले इनके साथ हम एक इंटरव्यू करते हैं। आज टर्की की हम अच्छाइयाँ सुनते हैं कि क्या क्या अच्छाइयाँ। अच्छा अदनान भाई, आपने ग्रेजुएट जो किया वो कहाँ से किया था? मेरा एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे जैसे हमारा कश्मीर है, इसी तरह यहाँ पे एक नॉर्थ साइप्रस है, जो कि ऑलमोस्ट टर्की का हिस्सा ही है, लेकिन इट्स सेपरेट कंट्री यानी ऑलमोस्ट, यानी कि लेकिन उसकी कोई भी चीज क्योंकि और कोई रिकॉग्नाइज इसको नहीं करता, उसको टर्की ही रिकॉग्नाइज करता है। तो सारा उनका पूरी कलम उनका पूरा सिस्टम जो है ना वो तुर्की से ही जाता है। तो मैंने नॉर्थ साइप्रस यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न मेडिटेरियन यूनिवर्सिटी, जिसे कि तुर्किश में कुछ दोगो एक्तिरिज यूनिवर्सिटी कहते हैं, मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया। और अगर आपको यूनिवर्सिटी को किसी ने विजिट किया होगा तो देखेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में, मतलब कि जहाँ पे सब कुछ रिकॉग्नाइज भी, वर्ल्ड से कोई पाबंदी भी नहीं है, ऐसी जगह पे इतनी जबरदस्त एजुकेशन और इतना बड़ा सेटअप, यानी कि इट्स लाइक अ सिटी, इट्स लाइक अ कंप्लीट सिटी, इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ कंप्लीट सिटी एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। यहाँ पे एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है, यानी कि मैं ये कहूँगा कि बैचलर लेवल तक अगर किसी ने एजुकेशन हासिल करनी है तो उसके लिए तुर्की वर्ल्ड क्लास है। हाँ, मास्टर्स पीएचडी के लिए यू शुड गो टू यूएसए और टू यूरोप, वो बेटर है, लेकिन बैचलर्स तक ये नंबर 1 है, ग्रेजुएशन के लिए नंबर 1 है, ग्रेजुएशन के नंबर 1 है। और अगर मास्टर्स भी करनी है तो उसमें भी कुछ फील्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे सिविल से रिलेटेड फील्ड्स हैं, जैसे एरोनॉटिक्स से रिलेटेड फील्ड है, कुछ फील्ड्स हैं यहाँ पे जिसमें आप अच्छे, यानी कि अच्छी मास्टर्स की ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अदरवाइज बाकी फिर जो है ना यूरोप और अमेरिका के। अच्छा, ये आपने ग्रेजुएशन जो किया था किस ईयर में किया था यहाँ पे, और उस वक्त का आपका क्या फर्क जो है आपको लगा? ये 2000 में मैंने ग्रेजुएट किया था, 2000 में काफी देर हो गई है इसको ग्रेजुएट किया है, 20 इयर्स। हाँ जी, तो तकरीबन तो 2000 में किया था। उस वक्त यहाँ पे तुर्की में पाकिस्तानियों के लिए वीजे की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा। हमें एंट्री ऑन अराइवल वीजा मिलता था। सही। तो उस वक्त यानी कि काफी पाकिस्तानी यहाँ पे इलीगल जाते हुए पकड़े जाते थे, और हमें यहाँ पता चलता था कि भाई आज इतने पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, इतने पाकिस्तानी पकड़े गए हैं इलीगल जाते हुए, क्योंकि क्रॉस करते थे ग्रीक के लिए। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर ये वीजा का भी इन्होंने सस्ता शुरू कर दिया इन्हीं रीजंस की वजह से। पाकिस्तानियों की ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम यूनिवर्सिटी में होते थे, मुझे याद है कि कोई पाकिस्तानी इन्होंने पकड़े थे यहाँ पे, तो उनको कुछ जबान नहीं आती थी, तो वो यूनिवर्सिटी में ढूंढने आए कि कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे है तो आके ट्रांसलेट करे। वो यूनिवर्सिटी से इनकी पुलिस हमें लेके गई। अच्छा। और उन्होंने वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा कि यार ये बंदे इनसे पूछो ये क्या कहते हैं, तो फिर हमने उनको ट्रांसलेट करके बताया कि ये इनका मसला है। वो आते हैं, वो अपना पासपोर्ट, वो जो लीगल तरीके से भी आते हैं ना एयरपोर्ट से भी, वो पासपोर्ट अपना जो है ना जाया कर देते हैं वहीं पे। अच्छा। वो आगे कहते हैं कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज आपने जैसे अमेरिका में आपने स्टडी की, आपने यहाँ पे स्टडी की, यानी कि काफी कंट्रीज आपने, गल्फ आप सारे जॉब आपने की है जी, कहाँ जॉब की, अपना क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे? कौन सी कंट्री गल्फ में आपने जॉब करके फिर आप इधर आए, क्या फाइनल क्या फैसला किया? एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स थे वो कतर में थे सेटल। सही। मेरे वाले साहब वहाँ पे काफको कंपनी में थे, तो मेरी पूरी जो एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन जो वहाँ से कतर से ही है। तो कतर में शुरू में जब यहाँ से मैं ग्रेजुएट करके गया 2000, तो उस वक्त कतर के हालात अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने उसकी वजह से मैं फिर यूएई चला गया। वहाँ पे मैंने जॉब अप्लाई की, मुझे वहाँ जॉब मिल गई, तो वहाँ से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। उसके बाद यूएई में जॉब करने के बाद फिर मैं सऊदीया चला गया, सऊदीया से फिर दोबारा यूएई आ गया। अच्छा। यूएई से दोबारा फिर सऊदीया चला गया। अच्छा। फिर सऊदीया से दोबारा कतर आ गया दोबारा से। सही। तो अब मैं फिर आखिर में कतर से फिर दोबारा यहाँ पे हम फिर तुर्की आए। दिल्ली करता हूँ वापस जाने का नहीं बना। दिल की बात नहीं है, बेसिकली वही रीजन है कि वो फिर मेरा वही सर्कल चलता रहेगा, हम लोग कहीं सेटल नहीं हो पाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि अब एक
इस एज में आके कहीं पे सेटल हो जाए, यानी कि उसके बाद फिर उसको हम अपना घर के और वहीं पे अपनी ज़िंदगी बनाएं। क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में ये बार-बार, क्योंकि हर चीज़ आपकी जॉब पे डिपेंड करती है, आपको नेशनलिटी नहीं मिलती, कोई राइट्स नहीं मिलते, जैसे मैंने बताया। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आदमी कंपेल होता है। दूसरी बात ये भी रीज़न है कि वहाँ पे आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए वहाँ पे अपने आप को सेटल करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि हर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है। यानी कि मिलियन दरम या मिलियन रियाल तक आपके पास हो तो फिर आप सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि तुर्की में बेसिकली आप, यानी कि जैसे आपने हमें पता भी करवाया कि 10,000 लिरे से आप एटलीस्ट कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव मैटर है। मैंने वहाँ पे अभी एक्चुअली किया तो नहीं कंपनी एस्टेब्लिश, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह वहाँ पे लेबर का कॉस्ट है और वीज़े वगैरह की फीस वगैरह, उससे लगता है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और रनिंग उसको कंपनी को रन, यहाँ पे तो एक दफ़ा आपने फीस देनी है, उसके बाद आपकी कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है कंपनी के, आपने बस एक दफ़ा कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, उसके बाद का मेंटेनेंस चार्जेस नहीं। मैं दुबई भी गया था जब विजिट पे, मैं बेसिक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, वहाँ काफी एक्सपेंसिव था उनका वो जो कफील करना पड़ता है, हाँ, काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। आपके पास तो होगा नहीं 51% डेफिनेटली वहाँ के लोकल के लिए, तो ये एक यहाँ पे अच्छी चीज है। हाँ, यहाँ पे आप 100% जो है ना आपकी ओनरशिप है। तो आपने यूएस में स्टडी की जी, यूएस क्यों नहीं चूज किया? एक देखिए मसला ये है कि हम लोग जो मर्जी कर लेना, हम कभी भी वहाँ की सोसाइटी में रच बच नहीं सकते। हम वहाँ से डिफरेंट हैं, वो जगह हमें डिफरेंट लगती है। मुझे वहाँ के घर मुझे डिफरेंट लगते थे, वहाँ की जगह डिफरेंट लगती थी, मैं वहाँ जाके बीमार हो जाता था। अच्छा। और होम सिक हो जाता था बहुत ज्यादा। हम लोग उस जगह पे, यानी कि अब अगर मैं मिसाल आपको देता हूँ, अगर मिडिल ईस्ट में है तो हमें फील नहीं होता कि हम पाकिस्तान से दूर है। सही। यानी कि इवन के अरबियों को देखा जाए तो उनका कल्चर हमसे मिलता है, जुबान बेशक डिफरेंट हो वगैरह वगैरह, लेकिन उनका कल्चर हम वी कैन रिलेट टू देम, हमारे वो फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन जो यूरोपियन है या गोरेज में आप कह रहे हैं, उनसे हमारी जमीन आसमान का फर्क है, हमारी सोच डिफरेंट है, हमारा मजहब डिफरेंट है, हमारे खाना डिफरेंट है। खाने का मुझे अमेरिका में इतनी प्रॉब्लम होती थी, मैं शुरू जाके इतना, मैं ओरिगन स्टेट में था, ओरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी था, तो मुझे बड़ी मुश्किल से खाने की वहाँ की आदत हुई, मुझे खाने का वहाँ पे टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। अच्छा, इवन मैं इंग्लैंड में गया था ना, तो वहाँ पे मुझे फील नहीं ऐसा, वो हर चीज़, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, मैनचेस्टर में, दूसरे बर्मिंघम में, ब्रेडफोर्ड में बहुत ज़्यादा है। वहाँ फील हुआ ही नहीं कि ऐसे लगता था कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। रोज़ जो मेरा शौक है, मैंने क्रिकेट रोज़ खेलने जाना, वहाँ का जो विंटर है ना वो डिफरेंट है। खैर, अब बाकी आप ये बताएं कि आपको यहाँ आके आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को अच्छे लफ्जों में, ताकि आज लोगों को, मैं थोड़ी अच्छाई बयान करनी है इसकी, कि लोग जो आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सच्चाई बताता हूँ तो लोग उससे परेशान होके मुझे कमेंट्स भी करते हैं। तो यहाँ जाहिर है वो रियलिटी है, वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अच्छाइयाँ काफ़ी हैं, वो आप बताएं, वो आप क्या शेयर करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, पहली बात तो ये है कि डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, हर एक की अपनी रीजंस हैं। यानी कि मैं मिडिल से आया, उसकी मैंने रीज़न बताई है कि वहाँ पे आपको नेशनलिटी नहीं मिलती, आप सेटल नहीं हो सकते, आपको सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि आपको कैपिटल चाहिए। तो ये रीज़न मेरी थी कि यहाँ पे आने के लिए। कोई यूरोप से आ रहा है तो मे बी वो वहाँ के माहौल से, यानी कि वो अपने बच्चों को उस माहौल में नहीं बड़ा करना चाहता, मे बी उसको ये रीज़न है। या मे बी वो वहाँ से कमा रहा है और यहाँ पे सस्ते मुल्क में आगे रहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, इन्वायरमेंट, फूड, आप यू नेम इट। यानी कि अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो ये तो तुर्की विल शाइन ऑल द रिस्पेक्ट्स, तुर्की विल शाइन। सही बात। क्योंकि एक ही सिर्फ इतनी सी भी बात अगर आप देख लें कि सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ, पाकिस्तान में जिंदगी की क्या वैल्यू है? कुछ भी वहाँ पे वैल्यू नहीं है जिंदगी की, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फैमिली की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप देख लें, आप एक दूसरी कंट्री में आए हुए हैं, आपको यहाँ की ज़बान नहीं आती, हम गूंगे बहरे हो गए हैं यहाँ पे आके, हमें ज़बान नहीं आती, क्योंकि ज़बान का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये आपने वीडियोस में बताया। और मेरा ख्याल से सबसे बड़ा यहाँ का नेगेटिव जो है ना, वो ज़बान ही है। इसके अलावा इसका कोई मुझे नेगेटिव, मुझे पर्सनली कोई नजर नहीं आता। ज़बान ही सबसे बड़ी, क्योंकि इन्होंने, मैं यहाँ पे स्टूडेंट भी था, उस वक्त से लेके अभी तक इन्होंने इंग्लिश में कोई प्रोग्रेस नहीं की। बल्कि अब यानी कि अब टैक्सी वाले को एयरपोर्ट का ना पता हो तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है।
किसी रेस्टोरेंट वाले को ये पता ना कोई चीज़ किसे कहते हैं, चीज़। अब चीज़ यानी कि ऐसे वर्ड्स हैं कि पूरी दुनिया में चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी कि समझे आप ये समझ सकते हैं कि कितना इनका इंग्लिश का लेवल कितना नीचे है। इंग्लिश फॉरगेट, इंग्लिश बहुत ही कम बोलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ, लैंग्वेज सीखेंगे तो यहाँ पे आए, कोशिश करें वहाँ से सीख के आए। तो अगर आप वहां से सीख लें, आपको जरा लैंग्वेज की फील हो जाए, आपको कुछ आइडिया हो जाए, बाकी आप यहाँ पे आके सीख लें। लेकिन जरूर वहाँ पे 2-3 महीने लगाएं सीरियसली, यानी कि पार्ट टाइम नहीं, सीरियसली इसको लगाएं। और कोशिश करें ऑनलाइन किसी से बात करने की, या कोई अपने इस तरह कोशिश करें, किसी को चैटिंग पे ले लें, कुछ तरह करें, कोशिश करें यानी कि बनाने की। तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है ये। बच्चों के लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता, बच्चे स्कूल में जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो है, जो लोकल जो फ्री स्कूल है गवर्नमेंट के, वो वहाँ पे तुर्किश में लैंग्वेज होती है, बच्चे ज़रा जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन अडल्ट के लिए डेफिनेटली ज़रा प्रॉब्लम होती है। ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, एक दफ़ा इसकी सेंस आ जाए तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। बोलना शुरू हो जाए तो बंदे को फिर खुद ही, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ जब मैं स्टूडेंट था, मेरे साथ काफ़ी कोलीग्स, इवन कि मेरी तुर्किश भी काफ़ी इतनी अच्छी थी कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर लेता था और मुझे यानी कि डे टू डे प्रॉब्लम नहीं होती थी अपने आप को कंडक्ट करने में। लेकिन ये है कि ये सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज है लैंग्वेज का। अगर आपको लैंग्वेज आ रही है, अगर आप तुर्किश बोल रहे हैं, तो आप में और एक तुर्किश में कोई फर्क नहीं, आप में ये डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेंगे। अगर आपकी लैंग्वेज सही है, आप समझ रहे हैं, बोल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी आपके साथ। डेफिनेटली जैसे ही आप फॉरेन अपनी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो वैसे ही जो है ना जरा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी सबके लिए जो अगर लैंग्वेज सीख के आता है। जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, इवन के जॉब भी, यानी कि जो कि हालांकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, जॉब बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी जॉब का भी प्रोस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज के बगैर तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद एक इंडस्ट्रीज हैं जो कि टूरिस्ट से रिलेटेड हैं, जो कि सीजनल जॉब जिन्हें आप कह सकते हैं, वो टूरिस्ट रिलेटेड है, वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अदरवाइज यानी कि जैसे आप समझिए कि अगर आप वहाँ पे इंजीनियर, आप कहें कि मैं यहाँ पे इंजीनियर की जॉब करूंगा, आप अपने वर्कर्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकोगे, इनसे डील ही नहीं कर सकोगे, इंटरेक्ट ही नहीं कर सकोगे, तो कैसे करोगे जॉब? कैसे? जो बंदा प्योरली ऑनलाइन कर रहा है जॉब, ऑनलाइन जिसका है, उसके लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जो कि ऑनलाइन है, जो आईटी में है, स्पेशली आईटी रिलेटेड है, वो यहाँ पे कर रहे हैं, उनको जॉब भी मिली हुई है, उनको वर्क परमिट भी मिला हुआ है, लेकिन वो प्योरली ऑनलाइन कर रहे हैं। सही। अच्छा, जो ऑनलाइन से याद है, अदनान भाई को काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अमेज़ोन की, अमेज़ोन के ये काफ़ी इन्होंने सर्च की है, तो इंशाल्लाह प्लान भी है इनका करने का काम। तो उसके बारे में पूछता हूँ, जो लोग पाकिस्तान में तंग हैं, वहाँ से अकाउंट नहीं बना सकते, यहाँ पे आके अकाउंट खोल सकते हैं। अदनान भाई, उसके बारे में आपकी कितनी सर्च है? अमेज़ोन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? देखिए, अमेज़ोन बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है और ट्रिलियंस उनके उसका जो इस वक्त मार्केट वैल्यू अमेज़ोन की काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ट्रिलियन के करीब पहुँच चुकी हुई है। तो जो अमेज़ोन बेसिकली पाकिस्तान से लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अकाउंट नहीं खुलता। पाकिस्तान जो अलाउड कंट्रीज हैं उसमें नहीं है। जो अमेज़ोन सेंट्रल अकाउंट है वो पाकिस्तान से ओपन नहीं होता। उसके लिए लोग ये करते हैं, या तो वो अमेरिका में या यूरोप में कंपनी रजिस्टर करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए भी आपको जब वो कंपनी रजिस्टर कर देंगे और आपकी सेल्स हो जाएंगी, तो देन आपको वहाँ पे अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, लॉयर हायर करना पड़ेगा, जो उस कंपनी की बुक कीपिंग करेगा। कोई भी कंट्री में जो, हाँ, जिस कंट्री में भी आप जहाँ से भी अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे, वहाँ पे वो बुक कीपिंग आपको करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली अमेरिका और यूरोप में इट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे जो तुर्की है, तुर्की एक्चुअली दोनों, तुर्की जो है ना ऑथोराइज है, आप तुर्की में भी बेच सकते हैं, तुर्की में सेल कर सकते हैं, तुर्की से पूरे यूरोप में सेल कर सकते हैं, तुर्की से अमेरिका में भी सेल कर सकते हैं। तो तुर्की का जो अकाउंट है, अगर यानी कि तुर्की से अगर आप खोलेंगे एज अ तुर्की, आपका रेजिडेंस एज तुर्की का होगा, तो आप ये तीनों मार्केट्स में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। सही। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। तो अमेज़ोन में बेसिकली जो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि भाई आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपको लिए कोई, यू डोंट हैव टू बी इन सम सर्टेन प्लेसेस, आप कहीं से भी कर सकते हैं ऑनलाइन, तो कहीं से भी घर बैठे भी कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। तो और अमेज़ॉन जो FBA उनका मॉडल है, जो FBA मॉडल है, बेसिकली वो सारी शिपिंग और कस्टमर डीलिंग सारा वो खुद करते हैं। आपने उनको एक फी पे करनी होती है, उसके बाद आपने सिर्फ उनके वेयर हाउस तक अपना सामान पहुंचाना है, उसके बाद वो सारा डीलिंग उनकी है, डिस्पैच वो करते हैं, पैकिंग
पैक वो करते हैं, सब कुछ वो खुद डील करेंगे उसको। तो आपका ये बिजनेस यानी कि आप सो भी रहे होंगे तो आपकी चीज़ बिक रही होगी, वो ये इट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। लेकिन ऑब्वियसली अमेजोन पे भी जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आज से 10 साल पहले आप शुरू करते तो इट विल बी मच ईजियर। अब क्योंकि वो काफ़ी लोग उसमें आ रहे हैं, और सो यू हैव टू डू अ थॉरो रिसर्च, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट, ये मेन चीज़ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हंटिंग इसमें मेन चीज़ है। प्रोडक्ट हंटिंग सही चीज़ है। मैं भी अभी इसका स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं भी अभी इसको सीख रहा हूँ, मैं खुद सर्च ही कर मैं रहा भी हूँ सीख रहा हूँ इसके बारे में। लेकिन ये जो चीज़ है, इसका आइडिया इट इंट्रिग्ड यू, यानी कि ये बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है कि भाई ये बड़ी अच्छी, कि ना आपकी कोई शॉप है फिजिकल, ना शॉप लेनी है, ना उसका कोई ओवरहेड कॉस्ट है, अमेजोन इसको डील करेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए टेक्निक, उसको प्रॉपर स्टडी करके आपने अपनी जो पोर्टल बनानी है, अपनी डिस्प्ले लगानी है, वो इतनी अट्रैक्टिव हो, और उसमें वो उसका प्राइस वाइज वो कम्पेटिटिव हो, वो लोगों की डिमांड हो, आपने रिसर्च की हो कि वाकई उस चीज़ की डिमांड है कि नहीं। ये पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करके, जो कि अभी मैं भी कर रहा हूँ, और जो मेरे कोलीग्स हैं वो लोग भी कर रहे हैं, तो इसको भी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको लॉन्च करेंगे जल्दी। लेकिन ये बहुत एक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है। गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन इतनी इजी नहीं है, नहीं, इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी, इट्स फॉर श्योर नॉट इजी। अगर इतनी इजी होती तो फिर तो हर कोई कर लेता। हर कोई कर लेता। लेकिन ये कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और जितनी जल्दी आप इसमें आए, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि हम जॉब में पड़े रहे, हम तो कभी इतना सोच ही नहीं सकते इस बारे में। अब टाइम है इस वक्त, तो इस टाइम को यूटिलाइज करके तो आप इसमें आ जाए। जितनी जल्दी आएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि जितनी देर हो जाएगी उतना ये काम डिफिकल्ट हो जाएगा। सही बात। मैंने देखा ये ई कॉमर्स के ग्रुप्स हैं जो, वो यही कर रहे हैं कि बाहर अकाउंट खुलवाते हैं, फिर जी। वो पाकिस्तान में बैठ के अब वहाँ पे कमाना शुरू किया है। पाकिस्तान से बेसिकली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना, उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। मैंने यानी कि ऑनलाइन पेमेंट का एक प्रोटोकॉल था, वो करने की कोशिश की। तो मैंने जब लिखा कि नेशनलिटी पाकिस्तानी, तो उधर से मुझे आ गई मेल के भाई पाकिस्तान इज़ नॉट अलाउड। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे ये आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग नहीं कर वो सकते, भी नहीं कर सकते, वो भी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। वो सिर्फ वो कार्ड का लड़ रहा है उस पे पाकिस्तान हाँ, में। सिर्फ हाँ वही जी। मैंने बंदा देखा है जो हाँ जी। पाकिस्तान में बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी अलाउ करें, लेकिन वो कर ही नहीं। गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ सोई हुई है, दुनिया फायदा उठा रही है उससे, लेकिन वो नहीं उठा रहे। असल में वो लोगों का फायदा नहीं सोचते ना, हमारी गवर्नमेंट्स लोगों का फायदा नहीं सोचती। वो लोग अपना फायदा सोचते हैं कि भाई अगर ये क्रिप्टो में करेगा, ऑनलाइन करेगा, तो हम इसको कैसे टैक्स करेंगे, सही बात है, उनका अपना फायदा कैसे नहीं ढूंढेंगे इसको, किसकी इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, कैसे हो रही है। हालांकि वो चाहें तो उसका सिस्टम बन सकता है, लेकिन क्योंकि वो हर चीज़ को बस ब्लैंकेट क्लोज करने की आदत है हमारे यहाँ, और हमारे ऊपर माशाल्लाह हम कुछ भी करते हैं तो FATF आ जाता है, बीच में कुछ आ जाता है, कहीं ट्रांसफर होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए आ जाती हैं, तो वो हम लोग डर के वो फिर करते ही नहीं हैं। यहाँ पे ये भी फायदा है, यहाँ पे आप बाइनांस क्रिप्टो करेंसी वो भी कर सकते हैं। हाँ, तुर्की में ओपन है, तुर्की में ये इनकरेज करते हैं, बल्कि इनके अपने प्लेटफॉर्म्स भी हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। BTC तर्क है इनका अपना। उसके बाद यहाँ से आप किसी में भी खोल सकते हैं। इजी है, नो मुश्किल नहीं है, जैसे पाकिस्तान में नहीं, लोग हैं उनके लिए मुश्किल अगर जब आपका रेजिडेंट परमिट आ जाता है यहाँ पे, आप अकाउंट खोल लेते हैं अपना बैंक का, तो उसके बाद आप कहीं पे भी अकाउंट खोल सकते हैं, कि क्रिप्टो के लिए बाइनांस में खोल सकते हैं, किसी में भी खोल सकते हैं। सही हो गया जी। ये लोगों के लिए बेहतर है, अगर यहाँ पे जो आते हैं वो कर सकते हैं इसमें इजीली। सबसे अच्छी तो इस वक्त जो चल रही है वो बाइनांस ही है, क्योंकि बाइनांस में सबसे ज़्यादा पेयर्स अवेलेबल है क्रिप्टो करेंसी के, सबसे ज़्यादा पेयर्स अवेलेबल है, और उसका जो यूज़र इंटरफेस है बड़ा यूज़र फ्रेंडली है और बड़ा स्ट्रीमलाइंड है। और बाइनांस जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ वाहिद एक एक्सचेंज है, हो सकता है और भी हो, लेकिन मेरे नॉलेज में वाहिद एक्सचेंज है जो कि जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गारंटीड भी है, यानी कि इनकेस वो एक्सचेंज हैक हो जाता है तो दे कवर, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उस फंड में डाल देते हैं जो कि इंश्योरेंस फंड है। यानी कि इनकेस अगर एक्सचेंज हैक हो जाए, और एक दफा ऐसे हो चुका है, और उन्होंने लोगों को कंपेंसेट भी किया है, यानी कि जिनके पैसे या क्रिप्टो या वहां से एक्सचेंज से हैक हुई थी, उन्होंने उनको कंपेंसेट किया है। ओके जनान भाई, हम थोड़ा फाइनल की तरफ जाते हैं। लास्ट आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, एक अच्छा पैगाम, जो टर्की आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पहले जैसे सबने एवरीबॉडी इज एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट कि भी जो भी है आना चाहता है वो पहले यहाँ पे विजिट करे। लाजमी विजिट करना बहुत ज़रूरी है। आप आएँ, आप इस जगह को देखें, समझें। जॉब कर रहे हैं, जॉब मत छोड़ें, जॉब छोड़ के मत आ जाएं, अपनी घर बेच के मत आ जाएं, ऐसे मत करें।
आप यहाँ पे विजिट पे आएँ, आप जगह को समझें, और ये भी नहीं है कि आप आने के हफ्ते बाद ही कहेंगे नहीं नहीं यार ये जगह सही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, वो भी चीज़ सही नहीं है। आप आएँ, इसको 1 महीना कम से कम इस जगह को दें, समझें, विजिट करें, सारी सिटीज़ में विजिट करें। तुर्की की हर सिटी डिफरेंट है, हर इलाका डिफरेंट है, हर जगह एक उसकी अपनी खूबसूरती है, हर जगह की अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये सिर्फ इस्तांबुल तुर्की नहीं है, पूरा तुर्की है। तो आप आएँ, देखें, और आप उसके बाद फिर आपको समझ आएगी। तो अगर आपको समझ आती है, मेरे नज़दीक अगर कोई पाकिस्तान में है और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो मेरा ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर हिम। अगर वो यहाँ पे इज़िली सेटल, उसके पास फंड्स हैं, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली आए, विजिट करे और ज़रूर इसको देखें। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर देम कि भाई जहाँ पे आपको नेशनलिटी भी मिल सकती है, अगर आपके पास वो $2.5 लाख हैं, जो कि सबको ऑलरेडी पता है, $2.5 लाख की आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं भी ले सकते, आप उससे सस्ता घर भी ले सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल हामिद ने काफ़ी एक्सप्लेन किया होगा ऑलरेडी। उसमें आपको रेजिडेंस परमिट आपका चलता रहेगा, और 5 से 8 साल के अंदर आपको नेशनलिटी पर अप्लाई कर सकते हैं आप। ये कभी ग्रे एरिया है कि 5 साल है कि 8 साल है, कोई कहता है कि 8 साल है, कोई कहता है 5 साल है, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो मे बी 5 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे नेशनलिटी के लिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन 8 साल डेफिनेटली कंफर्म है। सही जी, तो ज़रूर आएँ, यहाँ पे विजिट करें, यानी कि हर लिहाज से आप देखें यहाँ पे सेफ्टी इतनी है। आप देखें जिस तरह की फैमिली यहाँ पे कितनी सिक्योर है। सही बात। आपको कभी कोई टेंशन नहीं है फैमिली के हवाले से, सिक्योर है यहाँ पे, कोई किसी को तंग नहीं करता। एक लड़की ने स्कार्फ पहना हुआ है, वो जा रही है, उसको नोबडी बॉदर हर। एक लड़की ने स्कर्ट पहना हुआ है, उसको भी कोई कुछ नहीं कह रहा। हर बंदा अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, नोबडी इज बॉदरिंग एनीबॉडी एल्स। तो ये एक बड़ी अच्छी ये मस्जिदें हैं, और मस्जिदें इतनी खूबसूरत हैं। इस्लामी मुल्क किसे कहते हैं? हमारे यहाँ हमारी तरह नहीं कि जहाँ पे चंदे में गवर्नमेंट कहती है तो इस्लामिक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन मस्जिदों के ऊपर माशाल्लाह टीवी का लाइसेंस भी उनको देना पड़ता है। पीटीवी के लाइसेंस भी पैसे कैसे देने पड़ते हैं, और बिजली का बिल वगैरह सारा, किसी में उनको रियायत नहीं है मस्जिदों को। ठीक है, अभी के लिए यही था। नाज़ भाई का इंटरव्यू लिया, काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया टर्की के बारे में, दूसरी कंट्रीज के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नाज़ भाई साइलेंट मेंबर भी हैं, जो ग्रुप मैंने बनाया व्हाट्सएप का, वहाँ बोलते नहीं, इनको नॉलेज काफ़ी है। तो इंशाल्लाह लोग इनको इंसिस्ट करेंगे तो शायद ये बोलने लग जाए। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।